हेलो विद्यार्थियों, आज अपने एक नया लेसन लेंगे, पार्ट नंबर 8, जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, अर्थात डी और एफ विभाग के तत्व। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि विभाग डी विभाग एफ क्या है, ठीक है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से आएगा। एग्जाम में आ सकता है कि आवर्त सारणी में डी विभाग के और एफ विभाग तत्वों का स्थान बताओ, ये कहाँ पे आए हुए हैं, ये बात समझते हैं अपने, फिर इसको देखेंगे। तो जैसे कि आपकी पूरी आवर्त सारणी है, आपने पढ़ चुके हैं 11th में कि भाई इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, या पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में हो वह एस ब्लॉक कहलाएगा, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में हो, पी कक्षक में हो, पी ब्लॉक होगा। तो यहाँ में क्या करना है, डी ब्लॉक क्या होता है, क्या व्याख्या बोलोगे, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे वह कहलाएगा डी ब्लॉक के तत्व। इसमें खास पॉइंट है भाई कि जो उसके जो गुणधर्म है डी ब्लॉक के, वह गुणधर्म एस ब्लॉक के तत्वों के और जो तत्व पी ब्लॉक में आए हुए हैं उनके मध्य में घूमते रहते हैं। तो इन्हें एक नाम दिया गया है डी ब्लॉक को, क्या नाम दिया गया, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस एलिमेंट, हिंदी में कहते हैं इसको संक्रमण तत्व। अच्छा, अब जो पी ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक कहाँ पे आया हुआ है, पी ब्लॉक नीचे आया होता है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, पी अपने एफ कक्षक में होंगे, वह कहलाएगा एफ ब्लॉक तत्व। तो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आपका आंसर आ गया भाई, डी ब्लॉक एस पी के मध्य में आया होता है और एफ ब्लॉक आवर्त सारणी के नीचे के भाग में आया होता है। किस समूह के मध्य है, बोलो समूह नंबर 3 से लेकर कहाँ तक है, 12 तक है, 12 के तक डी ब्लॉक आया होता है। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें बोलना है भाई एफ ब्लॉक कहाँ पे आया होता है, तो बोलो कि एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के भाग है, जो ये भाग दिख रहा है, ये भाग यहाँ आता है, इसे नीचे लिखा गया है, वास्तव में यहाँ पे आया हुआ है, डी ब्लॉक के अंदर आया हुआ है। तो जब डी ब्लॉक के अंदर आया हुआ है, जिसका क्या नाम पड़ गया, इसका नाम पड़ गया आंतर संक्रमण तत्व, ठीक है, इनर ट्रांसटर एलिमेंट। तो इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर ही आया हुआ है, इन्हें कहते हैं संक्रमण। क्या हो गया है, आंतर संक्रमण तत्व है। यहाँ पे अपने नीचे लिखा गया है, इन्हें नीचे 2 लाइनें होती हैं, इसे कहते हैं जो फर्स्ट लाइन है उसे बोलेंगे अपने लेंथेनॉइड तत्व, जो सेकंड लाइन है वो कहलाएगा एक्टिनॉइड तत्व, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाओ कि यहाँ पर जो डी ब्लॉक तत्व है इनका नाम पड़ा हुआ संक्रमण। तो ये सभी संक्रमण नहीं है, तो खाली इतना बोलना है आपको, देखो भाई यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर यहाँ चेक करना है लास्ट वाले में। यहाँ क्या है कि जो जिंक है, कैडमियम है, एच है, कच्चे के से पूरी भरी हुई है, D10 सब भरा हुआ है। तो जब पूरा भरा होगा, ठीक है, तो उन्हें संक्रमण नहीं मानते हैं। इसकी व्याख्या बन जाएगी, जिन डी कक्षकों को, जिन तत्वों में डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन संपूर्ण न भरे हुए हों, यानी कि D10 न हो, उन्हें कहेंगे, मतलब उनका नाम पड़ जाएगा संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन अगर डी कक्षक पूरा भरा हुआ है तो उन्हें अपने संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर आपका जिंक है, CD और HG, इसमें गिनती तत्वों में नहीं होती, क्योंकि कक्षक किसी डी पूरे भरे हुए हैं। इसके बाद में आगे इसकी व्याख्या करेंगे। और यहाँ जो भाई जो इसकी फर्स्ट लाइन है, 3 लाइन होते हैं, बोलो कि इसके श्रेणी नंबर 1, डी की श्रेणी नंबर 1, डी विभाग की 2 श्रेणी, 3 श्रेणियां होती है, 4 श्रेणी है। तो ये इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ लिखा हुआ TD कक्षक। तो जिन तत्वों में अंतिम में TD कक्षक आवे, वो कहाँ शुरू होता है, SC स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक, जिंक तक, उसे कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। और नंबर 2 वाई शुरू होता है 39 से लेकर कहाँ से खत्म होता है, CD 48 पे, इसे कहेंगे अपने द्वितीय संक्रमण श्रेणी। और लास्ट पॉइंट है LA यहाँ पे आए वास्तव में, अपन इसके LA का यहाँ गिनते हैं, LA और HF से लेकर कहाँ तक, HG तक। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है, या इसमें 3D में थे, यहाँ 4D में 5D में आएंगे, इन्हें कहेंगे अपने तृतीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका समझाओ विस्तार क्या है, आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो इसका आपको नोट्स में पूरा लिख के दिया गया, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ कि इसमें आवर्त सारणी में कैसे याद करना है और कौन कहाँ से कहाँ तक आया होता है। आपको पहला वाला अंतिम वाला याद होना चाहिए, फिर कहाँ है, वाई से लेकर CD है, LA से लेकर HG है, ऐसा करना है। और जो आपका एफ ब्लॉक है वहां का शुरू होता है C से लेकर कहाँ तक है, लास्ट में आपका LU लिखा होगा। और यह शुरू होता है थोरियम से लेकर लास्ट में आएगा LR, तो लोरेंशियम बोलते हैं, लोरेंशियम। तो ये 58 से लेकर 71, और ये शुरू होता है 90 से लेकर 103 तक होता है। तो ये आपको इसका बोले कहाँ से कहाँ तक, तो उसे बोलेंगे अपने लेंथेनाइड, पहले वाले को इसे बोलेंगे अपने एक्टिनाइड श्रेणी। चलिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन लिख के आता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और किसे नहीं मानते हैं। तो क्या व्याख्या बोलोगे, जिन तत्वों की धरावस्था में और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक संपूर्ण भरा हुआ ना हो, डी में कितना भरता है, 10 भरता है ना, तो 1 से 9 भरे हुए हों,
तो उन्हें कहेंगे तत्व का नाम क्या जाएगा, संक्रमण तत्व। परंतु अगर चलो अपने देखें यहाँ पे आवर्त सारणी में, तो जो आपका ये डी ब्लॉक है, ठीक है, जब आपका डी दिख रहा है आपको डी ब्लॉक में, जो यहाँ पे डी भरेगा D1 आएगा, D2 करते करते आगे हो जाएगा D10। यहाँ जो D10 भरा हुआ है, जिंक है इस श्रेणी में, जो प्रथम श्रेणी डी में जिंक को नहीं मानेंगे क्योंकि D10 पूरा भर गया है। इसमें चलो अगली श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में क्या है, कैडमियम को नहीं मानेंगे, D10 भरा भरा होता है। और चौथे से थर्ड श्रेणी में मर्क्यूरी है, वहां पे पूरा भरा हुआ है, D10 भरा हुआ है, क्या D10 लिखा हुआ है, इन्हें आप नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? तो सिंपल बात है, इसकी व्याख्या पर से जब इसमें इसका जो कौन सी अवस्था थी, धरावस्था में भी और उसकी किसी ओवन अवस्था में भी, यानी कि उसके बोलो कि +2 अवस्था में इलेक्ट्रॉन पूरे D10 भरे हुए हैं, उसे नहीं मानेंगे। चलो आप एग्जाम्पल ले लो एक जिंक का। यहाँ चलो जिंक का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 3D में श्रेणी में जिंक को नहीं मानेंगे, 4D में CD को नहीं मानेंगे, 5D में मर्क्यूरी को नहीं मानेंगे। कैसे बात सब आपकी व्याख्या है, मतलब कि आपके MCQ भी है। तो भाई जिंक की जो कौन इसकी धारावस्था होगी, जिंक 30 होता है, धारावस्था क्या होगी, ऑर्गन कंप्लीट। यहाँ कितना बड़ा हो गया, यहाँ 18 बड़ा हो गया। कहाँ पहले भरने का, दोनों में से जो कम ऊर्जा वाला हो, एक कम ऊर्जा वाला है फोरेस, यहाँ हमसे पहले भरने का बोलना नहीं, 18 2 20 और कितना भरना है, 30 इलेक्ट्रॉन है, 18 2 20 हो गया, बचा 10, ठीक है, 30 हो गया। यहाँ पे डी कक्षे पूरा पूरा भरा हुआ है। अब लिखा हुआ है उसकी कौन सी अवस्था में, उसी ऑक्सीडेंट अवस्था में, यानी कि इसकी +2 अवस्था में। देख लो क्या होता है +2 अवस्था, +2 अवस्था 2 निकालना पड़ेगा मुझे, तो भूलना नहीं कि कहाँ निकालने के पहले एस पे निकालना होता है। एक खास बात है इस श्रेणियों में, डी ब्लॉक में, पहले भरने का भी फोरस में और निकालने का भी फोरस से। तो 2 निकल गया, यहाँ कितना बचा, 0 बचा, यहाँ कितना 10 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी धरावस्था में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और उसकी जो ओएन अवस्था है या जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वहां पर D10 है। तो व्याख्या पर से हम संक्रमण नहीं मानते हैं। तो इन लोग का सामान्य जो रचना होती है इलेक्ट्रॉन की, होती है N-1 D10 NS2, यानी कि पहले आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4s या 3D आएगा, जैसे अभी CD है, यहाँ आएगा आपका 5s, यहाँ आएगा 4D, लास्ट में Hg है, आएगा 6s, यहाँ आएगा 5D, यानी कि इससे में से कम होता है। तो इसकी सामान्य रचना ऐसे एग्जाम पूछे MCQ में तो आपको आना चाहिए। तो थोड़ा अपने आगे बढ़ते हो। चलो एग्जाम में लिख के आता है कि भी क्रोमियम कॉपर है, ये दोनों प्रथम श्रेणी तत्व हैं, ये दोनों 3D आता है दोनों में। कॉपर का, क्रोमियम का 24 होता है, कॉपर का Z29 है। तो इनको क्या अपवाद क्या क्या है, तो देखते हैं पहले इसका अपवाद। इसका जो विन्यास है उसमें एक अपवाद है भाई, जैसे कितने इसमें Z24 है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 24 भरना है हमको, 18 हो गया 3D और 4s, जैसे आपको मैंने पहले कहा था। कहाँ पहले भरने का, भरने के पहले इसमें से 18 हो गया, इस पर 2 भरता है, 2 20 हो गया। अब कितना बचा 4 भर दो, ठीक है। और इस प्रकार चलो यहाँ जो कॉपर में कितना भरना है 29, तो भाई 18 पूरा हो गया, यहाँ भरेंगे 18 2 20 और 20 और 9 29, ठीक है। ऐसा होना चाहिए मतलब सामान्य अवस्था में। पर इसमें क्या अपवाद होता है, इसमें ऐसा देखा गया है भाई, जो D5 रचना होती है, यानी कि अगर पूरा भरा हुआ हो तो D10 और आधा भरा हुआ तो D5, तो जो रचना अर्थपूर्ण हो या रचना पूरी भरी हुई हो, उसका स्थायित्व अधिक होता है, रचना बहुत अस्थायी मानी जाती है। और दूसरी बात भाई 3D ये कक्षक है, ये जो ये कक्षक और ये कक्षक, दोनों कक्षक अगल बगल में है, ऊर्जा में कम अंतर है, दोनों के लिए सेम ऊर्जा है। तो स्थायी बनने के लिए जो D4 है वो किसके नजदीक में, D5 के नजदीक में है, D9 किसके नजदीक में है, D10 के। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के यहाँ जाता है, क्योंकि इसको स्थायी बनना होता है, इसका स्थायी बनना है, तो रत्न होनी चाहिए। पर क्या होता है स्थायी बनने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाता है। तो 2 पॉइंट मेन पॉइंट है भाई, इसका स्थायित्व अधिक होता है, और 3D और 4s कक्षक जो कक्षकें हैं आपस में पास में है, उनकी ऊर्जा में कम अंतर है, इसमें कम अंतर है, तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ आ सकता है। वो यहाँ किया गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका कितना बचा 4s1, यहाँ पे आ गया, यहाँ हो गया आपका 3D5, यहाँ पर भी तो यहाँ चला आया, कितना बचा 1 या कितना हो गया 10 हो गया। तो बोले आपको कौन सी धरावस्था सही है, तो आपकी एग्जाम में क्या धरावस्था ऐसे ये होनी चाहिए, पर वास्तव में धरावस्था कौन सही है, धरावस्था आपकी सही है, ठीक है, इस टाइप की। अब जो यहाँ दूसरा अपवाद है भाई, यहाँ पे अब D10 हो गया, जो कॉपर का D10 हो गया, इससे संक्रमण मानेंगे नहीं मानेंगे, या D9 तो अपने आप ही D10 हो गया, तो यह क्या कॉपर संक्रमण है, तो हम कहेंगे व्याख्या पर से भाई या D10 हो गया है तो संक्रमण नहीं होना चाहिए, पर धरावस्था में D10 है। परंतु कौन सी बात की थी अपने, इसकी +2 अवस्था में, तो Cu +2 क्या होगा बोलो, हमको 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 निकाल दो इलेक्ट्रॉन्स, तो कहाँ निकालोगे पहले आपको निकालना पड़ेगा किसमें से, S में से। तो यहाँ पे निकल गया 0 हो गया, मुझे एक और निकालना है, तो निकालेंगे अपने D में से,
तो यहाँ निकल गई एक और, कितना बचा यहाँ पे 9 बचा, यहाँ 9 हो गया है। तो यहाँ 2 पॉइंट है कि धरावस्था में या किसी उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था में डी कक्षक पूरा नहीं भरा रहना चाहिए। तो चलो भले यहाँ पूरा भरा हुआ है, पर उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन अवस्था है तो वहां पर D9 होता है, इसलिए इसको कॉपर को मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो कॉपर को माना गया है, इसी क्या होगा, जो अगली श्रेणी है जो इसमें CD आता है, उसके पहले किसको मान लेंगे, तो सेकंड में Ag को या PD को, दोनों में से D10 होता है, पर उसकी ऐसी अवस्था में D10 नहीं D9 हो जाता है। यहाँ पर भी वही घटना घटती है। तो थर्ड श्रेणी वहां पर भी PT ये क्या होगा, D10 होता है शुरुआत में, लेकिन उसकी जो ON अवस्था होती है वहां पर उसका D9 मिलता है। तो बोला आपके MCQ में भाई कितने तत्व ऐसे नहीं मानना चाहिए पर मानते हैं, तो कॉपर में ऐसा होता है, और उस श्रेणी में प्रथम श्रेणी में, सेकंड श्रेणी में Ag में और PD में होता है, और थर्ड श्रेणी में AU यानी ऑरम और PT में ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी अवस्था में, चाहे धरावस्था में हो या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में हो, किसी एक अवस्था में अगर D10 पूरा नहीं भरा हुआ है उससे अपने संक्रमण मानेंगे। ठीक है, तो खास करके क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, आ सकता है दोबारा, आपको नोट्स में पूरा लिखा मिलेगा व्यवस्थित, पर इसको बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि इन्हें क्यों जैसे जिनको अपने नहीं माने थे, क्यों नहीं माने थे, जिनकी धरावस्था में D10 था और यहाँ +2 में D10 था, दोनों में D10 है, तो इसको नहीं मानेंगे। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे धरावस्था में D10 तो था, पर यहाँ पे ON अवस्था में यहाँ पर 9 हो जाता है, जो 9 यानी पूरा नहीं भरा हुआ है डी कक्षक, इसे अपने क्या मानेंगे, संक्रमण तत्व मानते हैं। तो यह टॉपिक दिया गया है कि बुक में कि संक्रमण तत्वों के आयनिक एंथैल्पी क्या होती है, समझाओ, उसके ऊपर कौन से कारक हैं। समझ लो होता क्या है आयनिक एंथैल्पी, तो किसी भी तत्व में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, नाभिक से दूर करना, जैसे भाई Na है तो उसको Na+ करना, कैल्शियम को Ca+2 करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, नाभिक से अलग करना, उसके लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे बोलते हैं आयनिक एंथैल्पी, जो अपने सिंपल समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में। बाकी की व्याख्या है तो व्याख्या अपने कर चुके हैं 11th में। अच्छा बात, जो इसके कौन से कारक कौन से हैं, बोले एग्जाम में कारक पूछते हैं, 2 नंबर में आता क्वेश्चन है भाई, जो आपका नाभिक है, जो इलेक्ट्रॉन जो निकालना है, उनके बीच का कितना आकर्षण है, पहला कारक होगा ये, उनके बीच का आकर्षण, ज्यादा आकर्षण है तो ऊर्जा अधिक चाहिए बाहर निकलने के लिए, आपस में कम आकर्षण है, इलेक्ट्रॉन पास में आया हुआ है, आपस में ज्यादा आकर्षण है तो ऊर्जा अधिक चाहिए। ठीक है, दूरी से क्या नक्की होगा, आकर्षण, और क्या नक्की होगा उससे, उसकी ऊर्जा नक्की होगी। तो दूरी अधिक, कम आकर्षण, ऊर्जा कम। इलेक्ट्रॉन पास में हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पास में होगा तो दूरी कम, ज्यादा आकर्षण, इसको निकालने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए। अगला पॉइंट है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में लगने वाला अपाकर्षण बल, जैसे भी इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में क्या होता है, आपस में अपाकर्षण होता है, यहाँ क्या होता है, आपस में अपाकर्षण होगा। तो जहां पे ज्यादा होगा अपाकर्षण, वहां इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जहां पे अपाकर्षण कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। लास्ट पॉइंट दिया है कि विनिमय ऊर्जा, तो ये इसका सामान्य पॉइंट है कि जितनी विनिमय ऊर्जा अधिक होगी उतनी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो जो विनिमय ऊर्जा होती है वह किसमें होगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं युग्मित, उनके समानुपाती होती है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है। पर जहाँ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, जब अयुग्मित होंगे तो इलेक्ट्रॉन पास में है, इसमें क्या होगा, ज्यादा अपाकर्षण, यहाँ क्या होगा, कम अपाकर्षण, दूर अलग खाने में आए हुए हैं, यहाँ कम अपाकर्षण होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे, कोई मिलकर आपस में कोई प्रक्रिया करेंगे, कोई बंध बनाएंगे। पर यह क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ी में है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो विनिमय ऊर्जा क्या होगा, समानुपात है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो युग्मित हो, तो जहां अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मित है वहां पे आने ऊर्जा कैसी होती, कम होती है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या होता है, विनिमय ऊर्जा घटती है, घटेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगी। तो वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा सहसंयोजक बंध अथवा बनेगा सवर्ग बंध। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, बोले कार्य बनाओ, जिसके आपको नोट्स में पूरा मिलेगा लिखा हुआ व्यवस्थित, उसको आपको याद करना है, समझना है।